नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर के इस खास कार्यक्रम में आज चर्चा बिहार की, जिसका एक सिरा पटना से जुड़ा हुआ है तो दूसरा सिरा दिल्ली से। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं और पटना के मौर्या होटल में उनकी चलते फिरते मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि संजय झा ने दिल्ली में दही चूड़ा पार्टी दी है। और दही चूड़ा पार्टी दरअसल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज दी गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, आरपीएन सिंह और राजीव प्रताप रूडी भी पहुंचे, तो लवली आनंद भी पहुंची जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। और भी कई सारे लोग हैं। सवाल यह है कि संजय झा किसके? क्या संजय झा अमित शाह के कैंप में है? वो अमित शाह जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के सवाल पर एक टीवी चैनल पे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर गोलमोल जवाब देकर निकल गए थे और नीतीश कुमार के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के दावे की पुष्टि नहीं की थी, या फिर जिस पार्टी के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उस पार्टी के साथ उनकी निष्ठा है। ये सवाल कई दिनों से उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक रील भी वायरल हो रही है राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले, और वो रील ये है जिसमें तेज प्रताप यादव के पक्ष में एक स्लोगन बजाया जा रहा है और स्लोगन ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री बिहार के सामने बैठे हैं और सामने तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी सत्ता का संघर्ष है? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री को तो 2005 के पहले क्या था क्या नहीं था उनको लगता है कि कुछ था ही नहीं, और वाकई 5 के पहले कुछ नहीं था या कुछ था। बिहार की सियासत में चल क्या रहा है, इन सब पर चर्चा के लिए हम सीधे पहुंचते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी तो पटना नमस्कार। पहुंच गए, वो क्या बोलेंगे अभी बापू सभागार में जाएंगे, संविधान बचाओ सम्मेलन में क्या बोलेंगे वो सामने आएगा। लेकिन जो खेला दिल्ली में चल रहा है कि दही चूड़ा भोज के बहाने ही आज गृह मंत्री की मेजबानी की जा रही है, और गृह मंत्री की मेजबानी जब की जा रही है तो सवाल तो ये उठता है कि वो किस रूप में हो रही है। क्या लगता है आपको? जनता दल यूनाइटेड में एक तरफ मुख्यमंत्री बेगूसराय में है और वहां क्या कह रहे हैं आपने सुना ही है। जो बात उन्होंने कही है, हालांकि उनका अर्थ वैसा नहीं था कहने का, अर्थ कुछ दूसरा था। स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, कई बार होता है, प्रधानमंत्री से भी स्लिप ऑफ टंग होता है। येदियुरप्पा की जगह क्या बोल, खुद गृह मंत्री से होता है। येदियुरप्पा की जगह येदियुरप्पा बोल जाते हैं सिद्धारमैया की जगह, सब कुछ होता है। और आपने देखा होगा कि और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के नाम का उच्चारण भी कई बार प्रधानमंत्री गलत कर देते हैं। तो खैर, वो तो स्लिप ऑफ टंग वाली बात हो गई। लेकिन दही चूड़ा के मौके पर क्या दही में चूड़ा मिक्स हो रहा है या चूड़ा में ही दही मिक्स हो रहा है? मतलब जनता दल यूनाइटेड का एक खेमा बीजेपी के साथ जाने का मन तो नहीं बना चुका है? देखिए, पहले दो बातें हैं। एक, पहले नीतीश कुमार को लेकर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। नीतीश कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल से पहले क्या आपको स्कूल ड्रेस मिलता था? अब उस बयान को देखिए। जो न्यूज पोर्टल या तमाम जो चैनल एक खबर चला रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार ने छात्रों से, मतलब जो बच्चियां थी, छात्रा थी, उनसे बात करते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल से पहले, यानी नीतीश कुमार के कार्यकाल से पहले क्या बच्चियों को स्कूल में ड्रेस मिलते थे, साइकिल में मिलती थी या नहीं मिलती थी, इन चीजों को लेकर उन्होंने कहा। हालांकि शब्द उनके जो शब्दावली था कुछ अलग था, लेकिन उनके कहने का अर्थ ये था। आप पूरे वीडियो को आप निकाल के देखिएगा, वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे बेगूसराय में। अब आता हूं संजय झा को लेकर। संजय झा, देखिए, संजय झा को जो जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने दिया है वो दो धारी तलवार की तरह है। क्योंकि जिनसे बार्गेनिंग करना है उनसे बातचीत भी करना है, उनका सम्मान भी करना है। कोई कार्यक्रम दिल्ली में करेंगे तो अमित शाह को बुलाना भी है, क्योंकि देखिए निगोशिएशन जो होगा वो अमित शाह से ही होगा, नरेंद्र मोदी से होगा नहीं। नरेंद्र मोदी पार्टी के चेहरा है। नरेंद्र मोदी जो सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने का काम अमित शाह का है। और यदि चूड़ा दही कार्यक्रम का आयोजन होगा तो अमित शाह को तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या काम है? एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का काम यही है, खासकर गठबंधन के सिचुएशन में, कि जो गठबंधन के पार्टनर हैं, उनके जो पार्टी के सर्वसर्वा हैं,
उनसे बेहतर संवाद कोऑर्डिनेशन करने का। लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह ने कॉन्क्लेव में बयान दिया, खासकर नीतीश कुमार को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर, एनडीए चेहरा को लेकर, उसके बाद अमित शाह को लेकर नीतीश कुमार तो खासे नाराज थे ही। आपने देखा भी कि कई कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए। लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह का स्वागत हो रहा है, आप देखिए, स्वागत सोफे के आकार से भी मान सम्मान का एक क्राइटेरिया नापा जाता है। एक बड़े सोफे में अमित शाह अकेले बैठे हैं, बाकी में दबे कुचले, मतलब छोटे छोटे जगह में एडजस्ट करते हुए सांसद आरसीपी सिंह, क्या नाम है, कौन है, आरपीएन सिंह, पटरौना वाले, उत्तर प्रदेश वाले, जी पटरौना वाले, लवली आनंद जी भी हैं, तमाम लोग हैं, रूडी है, राजीव प्रताप रूडी भी हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि देखिए, जो संजय झा कोई जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने दी है, वो दो धारी तलवार की तरह है कि ज्यादा निकट जाएंगे तो पार्टी हाईकमान नाराज होगा, और पार्टी हाईकमान ने जो जिम्मेवारी दिया है उस पर खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर तलवार उन पे लटकेगा। तो ये संजय झा का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनको आप जिम्मेवारी देते हैं, कभी कभी वो दुकानदारी छोड़ के, वफादारी छोड़ के दुकानदारी भी करने लगते हैं, जैसे आरसीपी सिंह ने कर लिया। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने ये जिम्मेवारी दी थी कि केंद्र सरकार में जेडीयू की क्या भूमिका होगी, वो खुद अपनी दुकानदारी फिट कर बैठे। बताइए जी, मुझे कल आप ही के इलाके के मुजफ्फरपुर जिले के ही एक आदमी से बात हो रही थी। राजनीतिक तौर पर बड़े ही सजग लोग हैं, और चूंकि तब तक ये दही चूड़ा भोज वाली खबर नहीं आई थी, उन्होंने संजय झा और अमित शाह की केमिस्ट्री पर एक बात मुझसे कही। निजी तौर पर उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कही, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई इनपुट है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के चालू होने की, उसे ऑपरेशनल किए जाने की संभावना से संजय झा डरे हुए हैं कि जैसे ही मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट चालू होगा, फिर ये तय मानिए कि उत्तर बिहार में पूर्णिया के अलावा फिर उसके मुजफ्फरपुर के 150 किलोमीटर के दायरे में किसी एयरपोर्ट को चला पाना मतलब वायबल नहीं होगा फाइनेंशियली, क्योंकि मुजफ्फरपुर शहर की जो ताकत है। अब कहा जा रहा है, कथित तौर पर, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को रोकने के लिए भी कुछ लोग ताकत लगा रहे हैं दिल्ली में कि भाई मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट न चालू किया जाए, ताकि दरभंगा के प्रोस्पेक्ट पर बुरा असर न पड़े। अच्छा, आप बताइए, मुजफ्फरपुर ठीक है, मैं ये मानता हूं कि पटना के बाद बिहार का एक तरह से घोषित उपराजधानी है मुजफ्फरपुर। लेकिन मुजफ्फरपुर लोकसभा को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वैशाली को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, क्या इतने सक्षम है, शिवहर को जो कर या इतने बीच में है, इतने सक्षम हैं? कहाँ संजय झा का कद? संजय झा राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है, राजभूषण चौधरी निषाद जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लेकिन हैसियत की बात करें तो संजय झा के सामने में राजभूषण निषाद केंद्रीय राज्य मंत्री होते हुए भी कहीं नहीं टिकते हैं। अरे मालिक, राजभूषण निषाद की हैसियत नहीं है, ठीक है, मान लिया, लेकिन ये बताइए मुजफ्फरपुर की तो हैसियत है। आचार्य कृपलानी की धरती है, जॉर्ज फर्नांडिस की धरती है, महेश बाबू की धरती है। तब मैं मुजफ्फरपुर के लिए बार्गेनिंग कौन करेगा? कौन वहां निगोशिएट करेगा? कौन बात करेगा? संजय झा तो कम से कम एक संवाद का वो करी तो है जेडीयू के। अमित शाह के दरबार में कितना इंपॉर्टेंस है संजय झा का, ये कहने की जरूरत है। सोफा नहीं देखे हैं? फिर से बताऊं आपको, क्या सोफा का आकार देखे हैं आप ना जी? तो जिसका जितना वेट होता है उतना ही रिस्पॉन्स मिलता है। आप हम रहेंगे चपरासी और कहेंगे कलेक्टर वाला रिस्पॉन्स मिले। राजभूषण निषाद की क्या हैसियत है? वैशाली सांसद की क्या हैसियत है? अरे राजमंत्री तो चंद्रशेखर तो प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ नहीं थे। ये कितने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पे भारी पड़ते थे। तो संजय झा ने, नो डाउट, संजय झा मास लीडर नहीं है, मैं आज भी कहता हूं संजय झा मास लीडर नहीं है, पब्लिक डीलिंग के नेता नहीं है, लेकिन संजय झा ने दरभंगा, मधुबनी आसपास के क्षेत्रों के लिए जो काम किया है शायद ही कोई नेता करता है जी। नहीं तो क्या आपको लगता है मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को रोका जाता रहेगा ऐसे ही? राधा मोहन सिंह कुछ नहीं करेंगे, लवली आनंद कुछ नहीं करेंगे,
बीना देवी कुछ नहीं बिल्कुल रोका करेंगी, जाएगा। संजय जायसवाल कुछ नहीं करेंगे और राजभूषण निषाद कुछ नहीं करेंगे। ये 5 एमपी तो उधर सिग्रीवाल है, उनका इलाका भी बगल में है, सिग्रीवाल साहब ये कुछ नहीं करेंगे बैठ के। जितने लोगों का आपने नाम लिया वो पहले भी थे, 2019 से 2024 तक सांसद थे ना। राधा मोहन सिंह तो साथ मिनिस्टर भी थे उस कार्यकाल में, मुझे लगता है। हाँ, पहले कार्यकाल में थे। कुछ दिनों तक। स्वच्छ भारत अभियान में सड़क किनारे लघु शंका करते पकड़े गए थे। तो हाँ, तो तिरहुत के लिए क्या राधा मोहन सिंह ने क्या, तिरहुत के डेवलपमेंट में राधा मोहन सिंह का क्या योगदान है? यदि मोतिहारी में, हालांकि वो यूपीए 2 मनमोहन सिंह ने दिया था केंद्रीय विश्वविद्यालय, राधा मोहन सिंह ने नहीं दिया था। हाँ, मनमोहन सिंह ने दिया था। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। यूपीए 2 सरकार का योगदान है जो वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला, और नीतीश कुमार का योगदान था, वो अड़े हुए थे मोतिहारी के लिए। हाँ, तो संजय झा के तुलना में ये 4, 5, 6, 7 लोगों का नाम आपने गिनाया है, उनकी क्या हैसियत है? लवली आनंद ने भी चूड़ा दही का भोज का आयोजन किया। अमित शाह गए थे क्या? हालांकि वो पटना में। तो संजय झा से तुलना मत कीजिए। संजय झा बहुत उस्ताद खिलाड़ी हैं। उनका सम्मान नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी करते हैं। लोग कहेंगे ऋषि मिश्रा है और झा है इसलिए बुराई नहीं कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि संजय झा मास लीडर नहीं है और कभी मास लीडर बनेंगे भी नहीं। वो अमर सिंह टाइप के नेता है। वो अमर सिंह टाइप के नेता है। लेकिन आपको मैं, चूंकि अब मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा इतना तो तय है कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट चालू होगा तो दरभंगा में पैसेंजर ढूंढने मुश्किल होंगे, ये बात सच्चाई है। और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट डिजर्व करता है, वो मिलना चाहिए। किसी को भी यदि कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये गलत है, ये रोकना ये ठीक नहीं है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शुरू हुई है। कहा जा रहा है कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो सकती है और कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। फ्रंट रॉ का जो सीटिंग कॉम्बिनेशन है उसमें कोई किसी भी कुर्सी पर जगदानंद सिंह का नाम नहीं चिपका था, वो पहुंचे भी नहीं है। जो प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचे हैं। और उसके पहले एक रील आई है, जरा इसे देखिए। सरकार गिराने जा रहे हैं और सीएम अगले सीएम आपके सामने। जी हाँ, सरकार गिराने जा रहे हैं हम और अगले सीएम कौन? अगले सीएम सामने बैठे हैं। तो ये अगले सीएम वाली बात तेज प्रताप यादव ने जो दावेदारी ठोकी है, क्या लगता है ये करुणानिधि परिवार में जैसे उत्तराधिकार का मामला सेटल करने में बहुत दिक्कत हुई, क्या यहाँ भी ये चीजें उभर कर सामने आ रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तो सब देख सकता है। आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, तेज प्रताप यादव भी देख सकता है। देखना चाहिए, क्यों नहीं देखिएगा? आप इंसान हैं, भगवान नहीं। नरेंद्र मोदी जी की तरह ब्रह्मा जी थोड़ी हैं आप। मतलब नॉन बायोलॉजिकल थोड़ी है। अपना देखिए, हम एक ही चीज का ख्वाब देखते हैं कि इंडिया और इंडिया के बाहर घूम के कहाँ बढ़िया मछली मटन मिलता है, अलग अलग जगह का टेस्ट किया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि तेज प्रताप यदि मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो कोई गलत नहीं करते। लेकिन तेज प्रताप का राजद में क्या हैसियत है? क्या तेज प्रताप यादव की अनुशंसा पे एक जिलाध्यक्ष की भी नियुक्ति होती है? क्या तेज प्रताप यादव की अनुशंसा पे एक विधायक टिकट का भी नाम तय होता है? तेज प्रताप यादव कितने गंभीर हैं इसी से पता चलता है कि इन्होंने ये वीडियो बनाया है। जी, तेजस्वी यादव को आपने कभी देखा है ऐसा वीडियो बनाते हुए? या किसी गंभीर नेता नीतीश कुमार को देखा है आपने कभी ऐसा वीडियो बनाते हुए? तो ये लालू यादव ने, देखिए, खासकर भारत में जो है क्या कहते हैं, पुरुषवादी एक कल्चर तो है ही कि बड़े बेटा को अधिकार दिया जाता है, उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। तो लालू यादव ने कुछ सोच समझ के ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया होगा। तो मेरा ये मानना है कि तेज प्रताप यादव उतने मैच्योर नहीं है जितना मैच्योर होना चाहिए एक राजनीति में। और मैं ये भी बता दूं, तेज प्रताप यादव इस बार चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं। उनको पॉडकास्ट होते हैं, मिलियन में व्यू जाते हैं, उतने तो तेजस्वी यादव के व्यू नहीं जाते हैं जितने तेज प्रताप के जाते हैं। तो व्यू
व्यू से राजनीति न होती है। व्यू हो जाए तो क्या कहते हैं, जो हमारे सबसे फेमस यूट्यूबर है, क्या नाम है उनका, ध्रुव राठी, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है देश का। ऐसा नहीं होता है, समझे। अच्छा ये देखिए रवीश कुमार जी, ये देखिए रवीश प्रदेश कुमार जी अध्यक्ष को की, ऋषि जी, ये प्रदेश अध्यक्ष के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए जो जूम कीजिए, फोटो लगी है, जूम कीजिए, वो फोटो लगी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए, कुर्सियों पर नाम चिपकाए गए हैं। फ्रंट रो में किसी कुर्सी पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का नाम नहीं है। अब तो सब लोग पहुंचकर बैठ भी चुके हैं। क्या लगता है आपको, राष्ट्रीय जनता दल उन्हें इग्नोर कर रहा है, तेजस्वी यादव का प्रशासन इग्नोर कर रहा है, या फिर जगदानंद सिंह पार्टी की गतिविधियों से अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं? शिवानंद तिवारी का नाम है, चिपका हुआ है कुर्सी पर फ्रंट रो में। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम है, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव, ये सब नाम फ्रंट रो में दिखाई दे रहे हैं, कुछ और मगनी लाल मंडल। लेकिन जगदानंद सिंह जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, और अगर आपको याद हो 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में जब भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जैसे मनमोहन सिंह के तुरंत बाद प्रणब मुखर्जी को शपथ दिलाई जाती थी, अगर आपको याद हो तो नंबर 2 मिनिस्टर कहा जाता था। प्रणब मुखर्जी का शॉर्ट फॉर्म पीएम, पीएम को लोग मजाक में कहते थे कि एक्टिंग पीएम, मतलब यही प्रधानमंत्री है। जगदानंद सिंह की स्थिति भी यही थी कि बिहार में लालू यादव के बाद बिहार में नंबर 2 कोई थे सत्ता में, तो जगदानंद सिंह थे। आज फ्रंट रो पर उनकी सीट नहीं है, क्या हो गया है? देखिए 2-3 बातें हैं। सबसे पहली ये है कि जगदानंद सिंह बीमार हैं, और जगदानंद सिंह और लालू यादव का जो केमिस्ट्री है, एक कहने की जरूरत नहीं है। वही वाला बीमार तो नहीं है जो नीतीश कुमार बीमार थे, और फिर नहीं दिल्ली नहीं, अकेले भी वो बीमार नहीं है। देखिए जैसे ही उपचुनाव के नतीजे आए, राजनीतिक जगदानंद बीमार। सिंह ने खुद, हालांकि जगदानंद सिंह कुछ दिनों तक नाराज थे जिस प्रकार से उनके बेटे के साथ पार्टी ने रिस्पांस किया, पार्टी के एक धड़ा ने रिस्पांस किया, और उनके बेटे तीसरे नंबर पर रहे उपचुनाव में, तो नाराज तो थे। लेकिन जो लालू यादव और जगदानंद सिंह का केमिस्ट्री है, एक रिलेशन है। लालू यादव ने उनको यहां तक कहा था कि आप यदि अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं तो कम से कम चुनाव तक बने रहें, लेकिन वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, ऐसी मेरी जानकारी है। और आज अस्वस्थता के कारण ही वो नहीं आ पाए हैं। और मुझे लगता है कि आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, उसमें 2 महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर, या राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी, क्योंकि लालू यादव पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। लालू यादव गार्जियन के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में जरूर एक्टिव रहेंगे, लेकिन जहां तक मेरे पास खबर है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आज चयन हो सकता है, उस पर बातचीत हो सकती है, मुहर भी लग सकता है। संभवतः तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे पार्टी के, या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, 4-5 नाम हैं। हालांकि एक नाम 2-3 दिनों से बहुत तेजी से उभरा है, वो मंडल साहब का, क्या नाम है, पूरा नाम है मगनीलाल मंडल साहब का, हाँ मगनीलाल मंडल कल जो ज्वाइन किए हैं। ऐसे ऋतु जायसवाल से लेके आलोक मेहता, और कांटी के एक विधायक हैं इजराइल मंसूरी, उनका भी नाम, इजराइल मंसूरी, उनका भी नाम जोरों पे है। लेकिन मुझे लगता है कि लालू यादव की यदि चला तो ऐसे एक व्यक्ति को देंगे जिनको संगठन का पुराना अनुभव हो, पार्टी के प्रति वफादार हो, लालू यादव के प्रति वफादार हो, तो उसमें मुझे लगता है कि मगनीलाल मंडल का नंबर लग सकता है। जी एक बड़ी खबर ऋषि जी आ रही है, हम फिर वापस लौटते हैं राजनीतिक खबर पर। बड़ी खबर ये आ रही है कि जबरिया किसी को पकड़कर, कथित रूप से पकड़कर, और जमीन रजिस्ट्री के कागज पर दस्तखत करवाने के मामले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मौजूदा मंत्री, भाजपा की नेता रेणु देवी के भाई, उन पर आरोप है, रेणु देवी के भाई पिन्नू पर, कि उन्होंने जबरिया अपहरण कर किसी को जमीन की रजिस्ट्री कराई। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले कुर्की जब्ती से बचने के लिए बेतिया के एसपी के सामने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। क्या नीतीश कुमार के प्रशासन ने थोड़ी भी मुरव्वत नहीं दिखाई कि मंत्री जी के भाई हैं तो छोड़ो, जाने दो? मंत्री जी के भाई की कुर्की जब्ती होने जा रही थी। हाँ, उससे पहले की स्टोरी बता दूं, पुलिस
वहां की जो पुलिस है बैंड बाजा बारात के साथ पहुंची थी उनके घर पे। जी, वो फुटेज मैंने वो देखी है, पुलिस बैंड जो बाजा है बारात वाली। पुलिस आपने वो वीडियो देखा होगा या फुटेज देखा होगा। पुलिस जो है वहां की जो स्थानीय पुलिस है, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई को पकड़ने के लिए उनके निवास स्थान पे बैंड बाजे बारात के साथ पहुंची। और मैं रेणु देवी का इस बात का प्रशंसा करूंगा कि जैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, रेणु देवी ने स्पष्ट कहा कि मेरा भाई से कोई लेना देना नहीं है और पुलिस अविलंब कार्रवाई करे, उसको गिरफ्तार करे। तो ऐसे लोग जो परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति जो बड़े पद पर चले जाते हैं, उस पद का दुरुपयोग करते हैं, तुरंत उस व्यक्ति को ऐसे अपने सगे संबंधियों से डिस्टेंस कर लेना चाहिए, जो आपके छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम करते हैं। और यही उनके भाई ने किया है। आप देखिए उस फुटेज देखिए, पिस्टल सटा के उसको जबरन अपने गाड़ी में बैठाना, उसका अपहरण करके उसका रजिस्ट्री करवा लेना। ये बताइए वो सुशासन बाबू के राज में, नीतीश कुमार जी के राज में। हालांकि सुशासन कितना है कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले के तुलना में लालू यादव के तुलना, लालू राबड़ी काल की तुलना में तो बेहतर तो है ही, लेकिन पूर्ण रूप से जो फिर भी कहिएगा, देखिए 2005 से 10 के बीच वाली स्थिति नहीं है। स्थितियां बिगड़ी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, चाहे नीतीश कुमार कुछ भी कहे कि 2005 के पहले कुछ था जी। हालात बिगड़े हैं 2010 के बाद, और खासकर 2020 से लेकर के, चाहे भाजपा के साथ सरकार हो या राजद के साथ सरकार हो, जंगल राज का दोष अब राजद को नहीं दिया जा सकता। गड़बड़ियां तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का भाई कर रहा है। सवाल ये है कि गड़बड़ियां कौन कर रहे हैं, ये छिपी हुई बात नहीं है कि कौन लोग कर रहे हैं। ठीक है, सत्ता में जो आता है उसके रिश्तेदार अपने आप को, कहावत सुने ना कि सैया भय कोतवाल तो डर का है का, वही कहावत है कि बस, हाँ, तो वही स्थिति बन गई है कि भाई जिसके घर में कोई विधायक मंत्री हो जाता है, फिर वो एकदम कॉलर पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपके कार्यक्रम को नेता से लेके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस लोग देखते हैं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं इस बात को लेकर नीतीश कुमार की प्रशंसा करूंगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम आपने खत्म कर दिया, लेकिन जो छोटे मोटे जो घटना होते हैं, जैसे चैन छिनताई हो गया, पिस्टल भिरा के गाड़ी छीन लेना, कैश छीन लेना, मोबिल पटा के कैश लूट लेना। आजकल होता है कि आपके कार में मोबिल फेंक दिया, आप इधर मोबिल देख रहे हैं, तब तक इधर से आपकी गाड़ी से कैश निकाल लिया। मेरी दादी के साथ जो घटना हुआ ठीक उसी प्रकार की घटना थी। तो ऐसे घटनाओं में क्या होता है, लोकल थाना और जो लोकल नेता होते हैं, जैसे मुखिया हो गया, जिला पार्षद हो गया, वार्ड मेंबर हो गए, ये थाना के दलाल होते हैं और अपराधियों से इनकी साठगांठ होती है। ऐसे नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। थाने में ये मुखिया क्यों बैठते हैं, ये थाने में ये दलाल, आप चले जाइएगा तमाम थाने में। ऋषि जी, समस्या लोगों को थाने से नहीं है ज्यादा, समस्या असली आप जाकर के देखिए गांव में लोग पीड़ित किससे हैं। जितना बड़ा जमीन का दलाल है, मैं आपको बता दूं, जितना जमीन का दलाल है वो रजिस्ट्री ऑफिस में मंडराता रहता है और किसी का जमीन किसी के नाम लिखवा देता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि फ्रॉड लोग कितने बड़े खड़े हो गए हैं। अब आपको मैंने केसरिया रजिस्ट्रार की कहानी सुनाई थी कि किसी का जमीन किसी को, वो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा बना चुका है केसरिया रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्री ऑफिस को, और वो अकेला नहीं है, बिहार के कई रजिस्ट्री ऑफिस में इस तरह का खेल है कि भ्रष्टाचार, ज्यादा जमीन, सुनिए, ज्यादा रेट की जमीन कम जमीन में कम रेट में बेचवा देना, ये सब काम करता रहता है सब। सरकार के रेवेन्यू को भी नुकसान, किसी की जमीन किसी के नाम रजिस्ट्री करवा देना। मतलब सबसे पहले जमीन दलालों के नेक्सस को यदि प्रशासन जो है ऑपरेशन चलाकर, में डीजीपी साहब जो बिहार के हैं विनय कुमार जी, उनसे हमारी अपील है कि एक जगह सिर्फ वो अपना नेक्सस टाइट कर दे बिहार भर के रजिस्ट्री ऑफिस पर, एक जगह, ज्यादा कहीं नहीं, सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस पर अगर नेक्सस टाइप कर दे तो 40% क्राइम कम हो जाएगा। अगर विनय कुमार जी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं 40% क्राइम बिहार का कम हो जाएगा, इतना बड़ा नेक्सस बनाया हुआ है सब। देखिए आप सुन लीजिए मेरी बात, आप स्वास्थ्य महकमा की बात कर लीजिए, थानों की बात कर लीजिए, आप राजस्व विभाग का बात कर लीजिए, कौन सा ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार लोअर लेवल पे नहीं है, आप बता दीजिए, लोअर से अपर लेवल नहीं है। आप स्वास्थ्य विभाग चले जाइए, आप अपने मोतिहारी या मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच चले जाइए, वहां 4 किलोमीटर के परिधि में हजारों हॉस्पिटल कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं, जिनके पास ना लाइसेंस है, ना इंस्ट्रूमेंट है, ना प्रॉपर डॉक्टर है। किसके आशीर्वाद से ये ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं?
4 लाख 5 लाख 5 लाख का बिल बनता है। गरीब लोगों का शोषण किया जाता है। थाने में चले जाइए, थाने में आप चले जाइए, आम आप नागरिक बन के फोन कीजिए थाना प्रभारी को, क्या रिस्पांस जी। मिलता है आपको? आप किसी कंप्लेन को दर्ज कराने जाते हैं, क्या आपको रिस्पांस मिलता है? तो इन चीजों जी। को देखना होगा। हालांकि विनय कुमार जी के आने के बाद काफी सुधार हुआ है। नए तेज तरार आईपीएस लोगों को जिला में तैनाती दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि कुछ सुधार होगा। लेकिन मैं थानों को लेकर स्पेशली कहा, जो लोकल नेता या दलाल जो थाना में बैठते हैं और उन दलालों का अपराधियों से साठगांठ होता है और ऐसे अपराधियों को छुड़ाने के लिए ये दलाली करते हैं, इस नेक्सस को तोड़ना होगा। एक बात करके मैं खत्म करूंगा, उसके बाद आप कोई सवाल होगा तो आप जी। लीजिएगा जी। कि जिला में शांति समिति की बैठक हुई और उस शांति समिति की बैठक में जितने व्हाइट कॉलर गुंडे हैं वो मौजूद थे। अब समझ जाइए कौन सा शांति समिति की बैठक होती है। जितने जी। जिले में शांति समिति के मेंबर हैं, एक जमाने में अपने समय के छटे हुए गुंडे सब होते हैं। और जब जी। मैं वो अखबार देखता हूँ, डिजिटल में दिल्ली से अखबार देखता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है ये गुंडे शांति समिति की बैठक में क्या कर रहे हैं। जी, बिल्कुल इस बिल्कुल आप पे सही कह रहे कमांड हैं। करने की जरूरत है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ईडी वालों को भी हमारी सलाह है कि नेताओं को पकड़ते हैं, 0.4% का कन्विक्शन रेट आता है, बदनामी अलग होती है कि ईडी लोगों को परेशान कर रही है। केवल बिहार आकर हर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री ऑफिस के दलालों और रजिस्ट्रारों पर यदि ईडी अपनी कार्रवाई शुरू करे तो अरे भैया 90% छोड़िए का ना, स्ट्राइक रेट आ जाएगा। आप वो छोड़िए 90% ना, का स्ट्राइक तमाम, रेट आ जाएगा। अरे भैया तमाम सीओ, रजिस्ट्रार, एसडीएम, डीएम, इसके संपत्ति को जांच करवा लीजिए ना, पता चल जाएगा ना क्या हैसियत है इनकी, क्या कितना इन्होंने कमाया, कितना लूटा है राज्य को। अब जांच करवा लीजिए। सुनिए, और सबसे बड़ी खबर ये भी है राजनीति के हिसाब से, जो आपने सवाल करना भूल गया है। नहीं नहीं, चिराग पासवान ने जो बयान दिया है, मैं खासकर आ रहा था उस बीपीएससी पर। अभ्यर्थियों को लेकर, बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर, तो मुझे आश्चर्य लग रहा है। पहले भी हम लोगों ने ये दर्शकों को बताया था कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के पर्दे के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है, और एक कॉन्क्लेव में चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के डिमांड को दोहराया है। तब जब चिराग पासवान उस एलायंस पार्टनर, उस गठबंधन के एक महत्वपूर्ण एलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ियां हुई है, फिर से परीक्षा करवाया जाना चाहिए। तो क्या ये नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं? नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं चिराग पासवान? यदि उनको कुछ कहना ही था तो नीतीश कुमार से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ये कहते। पब्लिक डोमेन में ऐसा बयान देना कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि जेडीयू और एलजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं है। और चूड़ा दही कार्यक्रम में आपने देखा ही कि मेजबान कैसे गायब हो गए, जब दुल्हा जो उस फंक्शन के चीफ गेस्ट थे यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका आगमन होता है और मेजबान गायब होते हैं। चलिए कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिए। नहीं, चलिए, सवाल दरअसल इसी से जुड़ा हुआ है कि बिहार की राजनीति में कौन अजीब तरह का गठबंधन चल रहा है। मतलब बड़ा अजीब लग रहा है इस गठबंधन को देखकर। मुझे कल कन्हैया भेलारी जी का प्रोग्राम मैंने देखा, उसके बाद मैंने उनको फोन किया, आज सुबह फोन किया मैंने। दरअसल कन्हैया भेलारी जी कह रहे थे किसी अधिकारी के हवाले से, वो अधिकारी कन्हैया भेलारी जी से आशंका जता रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार बजट के बाद बिहार को जो एलोकेशन मिलने वाला है वो पैसावा ले लें केंद्र से, स्पेशल जो मिलना होता है, कि चूंकि समर्थन दे रहे हैं, 12 एमपी हैं, तो पैसावा ले लें या पैसावा लेने के बाद बीजेपी को आउट कर दें। ऐसा खेल तो नहीं हो रहा है बिहार में, उस पर आपका क्या कहना है? कभी कभी एलोकेशन के बाद भी नहीं देते हैं, नहीं जानते हैं आप? जीएसटी वाले में देखते नहीं है, जीएसटी वाले में तो उनका अधिकार होता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाके ले रोक लेते लगा हैं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाके ले सुप्रीम कोर्ट लेते जाने हैं। में फिर समय लगता है ना। तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कन्हैया भेलारी हो या कोई भी हो, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, चुनाव के बाद नीतीश कुमार बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक खबर और बता दूं दर्शकों को, क्योंकि अंतिम में, ताकि दर्शक हमारे खबर को देखें। निशांत कुमार, नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, संभवतः हो सकता है इसी चुनाव में विधानसभा चुनाव लड़ें। विधानसभा क्षेत्र की कौन सा क्षेत्र होगा, इसको लेकर
रसाकसी और जो जो ये कि मतलब डिस्कशन है पार्टी में शुरू हो चुकी है। निशांत की बिहार की राजनीति में एंट्री हो सकती है और निशांत ने इसके संकेत भी कल या परसों दिए हैं कि अब मेरे पिता ने अच्छा काम किया है तो उनको आगामी चुनाव में वोट करें। तो निशांत का बिहार के राजनीति में एक बड़े नेता पुत्र का बिहार के राजनीति में एंट्री हो रही है। संभवतः निशांत विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं निशांत चुनाव लड़ते हैं या नीतीश कुमार बिहार को अशांत छोड़कर किसी दूसरे मुख्यमंत्री के हाथों सौंप देते हैं। सब कुछ देखा जाना है, लेकिन इन सब के बीच दही चूड़ा पार्टी की सियासत और राजद के कार्यक्रम के बीच तेज प्रताप यादव की रील के माध्यम से अपने महत्वाकांक्षाओं का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण ये राजद को असहज ही करने की स्थिति में जा रहा है। अब सीएम हुई है, पीएम हुई है, डीएम हुई है वाला गाना तो चल गया, अब उसके बाद अब नया रील आया है। अब आगे आगे देखिए बिहार की सियासत में होता क्या है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने तो कहीं दिया है, स्लिप ऑफ टंग ही सही, लेकिन कहीं दिया है कि 2005 के पहले कपड़ा वपड़ा पहनती थी जी लोग। तो चलिए मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 2005 के पहले बिहार आदिम युग में जी रहा था और 2005 के बाद बिहार आदिम युग से बाहर निकलकर सीधे एकदम लगता है कि लॉस एंजल्स में पहुंच गया है। लॉस एंजल्स की जीडीपी ग्रोथ रेट को पछाड़ चुका है बिहार। इस तरह की बातें शायद नीतीश कुमार को दिख रही होंगी कि सिलिकॉन वैली अमेरिका छोड़कर भारत में शिफ्ट हो गया, डेट्रॉइट भारत में बिहार में शिफ्ट हो गया आकर के, सिलिकॉन वैली भी बिहार में शिफ्ट हो गया। कुछ शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ, जीविका दीदी लोगों से 10 साल पहले भी नीतीश कुमार संवाद कर रहे थे, आज भी संवाद कर रहे हैं। यही बिहार की हकीकत है कि वोट कैसे बनेगा, वोटों का गणित साइन थीटा और कॉस थीटा वाले गणित पर ज्यादा भारी है बिहार की राजनीति में। भले ही बिहार के लोग मैथ पढ़ने के शौकीन होते हैं और मैथ अच्छा भी होता है बिहार के लोगों का, इतना जबरदस्त मैथ होता है कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों मतलब डीवाई बाई डीएक्स प्रूफ करने के चक्कर में बिहार के लोग बिहार को ही प्रूफ करवाने की स्थिति तक कम से कम राजनीतिक रूप से तो पहुंचा ही चुके हैं। अब देखना है अब आगे क्या प्रूफ होना है। प्रूफ जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी होना है और प्रूफ बीजेपी के अंदर भी होना है। राष्ट्रीय जनता दल में तो आज ही प्रूफ हो जाएगा कि बॉस कौन, प्रदेश का बॉस कौन, और अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की चलेगी या लालू यादव की चलेगी। राहुल गांधी के मीटिंग के बाद जो भी खबर आएगी उस पर हम तत्काल अपडेट आपको देंगे। कांग्रेस के नेताओं को बापू सभागार में एंट्री नहीं दी गई है, यही अंतिम उपलब्ध जानकारी है। अलग अलग सामाजिक समूह जो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लड़ते हैं, अम्बेडकरवादी थॉट के हैं, जो मंडलवादी थॉट के हैं, उन सब लोगों को वहां पर जगह दी गई है। कांग्रेस के लोगों को कार्यकर्ता की हैसियत से कोई भीड़ में जाकर बैठ सकता है, मंच पर जगह बापू सभागार में नहीं दी जा रही है। तो देखते जाइए राहुल गांधी जो समानांतर रूप से कांग्रेस पार्टी के संगठन के अलग कांग्रेस पार्टी को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि संगठन पर कांग्रेस की क्षमता क्या है आप जानते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, 2.5% वोट यूपी में, बिहार में 2010 में अकेले लड़े थे तो 4 विधानसभा सीट। तो ये संगठन की क्षमता वो जान चुके हैं, लिहाजा व्यक्तिगत स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसका फलाफल क्या निकलता है। पप्पू यादव ने अपने पोस्टरों से पटना को पाट दिया है, लेकिन मिथिला की दही की जो मिठास है, क्या वो मिठास जनता दल यूनाइटेड को दिल्ली का घटनाक्रम देख करके अच्छा लग रहा है? मिथिला की दही, मिथिला की मछली और मिथिला का मखाना, 3 चीजें फेमस है। अब चूंकि उस दही चूड़ा भोज में मछली खाने वाले कितने लोग पहुंचे थे मैं नहीं जानता, लेकिन दही चूड़ा खाने वाले लोग तो पहुंचे थे। देखिए सियासत का दही चूड़ा किस रूप में मिक्स होता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।